चलिए तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्यों आया सॉलिड एंगल, क्यों पढ़ रहे थे हम सॉलिड एंगल? वो हम पढ़ रहे थे ब्रॉडकास्टिंग रीजन निकालने के लिए कि कोई सैटेलाइट अर्थ के कितने रीजन में ब्रॉडकास्ट कर सकता है, कितने एरिया को कवर कर सकता है। तो उसको पढ़ने से पहले हमने सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो प्लेन एंगल तो हम जानते हैं। प्लेन एंगल तो क्या होता है? सर्कल में किसी पर्टिकुलर आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज प्लेन एंगल, उसको हम आर्क अपॉन रेडियस से डिफाइन करते हैं। पूरे सर्कल के लिए ये एंगल 2 पाई रेडियन होता है, इसकी यूनिट रेडियन होती है। लेकिन सॉलिड एंगल कुछ अलग चीज है। सॉलिड एंगल बेसिकली एक स्फेयर का कोई हिस्सा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है। अब ये एंगल 3D में होता है, तो इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको हमने कुछ डायग्रामों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी कि ये प्लेन एंगल है, ये आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये सॉलिड, इस कोई स्फेयर का कोई हिस्सा है, तो ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दिस इज द सॉलिड एंगल जो यहाँ पे ये डाल रहा होगा, बना रहा होगा, राइट। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये प्लेन एंगल, ये सॉलिड एंगल। ये आप इससे अंतर देख सकते हैं, क्या अंतर है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में। चलिए, तो हमें समझ में आ गया था कि एरिया अपॉन आर स्क्वायर है ये, ठीक है। लेकिन रिलेशन क्या होता है? रिलेशन थीटा एंड, मतलब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन अब हम देखते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन ही जरूरी है, तो उससे हम बता पाएंगे कि हाँ भाई। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब उसको समझें पहले क्या कहना चाह रहे हैं अपन। कि यहाँ पे जैसे ये सॉलिड एंगल बना है, यहाँ पे सपोज ये एरिया है, एरिया स्फेयर का कोई ए एरिया है, और यहाँ पे सॉलिड एंगल बना है। तो ये सॉलिड एंगल में लिख सकता हूँ एरिया अपॉन आर स्क्वायर। पर अगर मुझे ये लिखना हो क्या, कि देखो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, ये कहाँ से जा रही है लाइन? ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कि ये जो एरिया हमने काटा है उसके सेंटर से पास हो रही है लाइन, ठीक है। और इन दोनों लाइनों के बीच में, ये और ये लाइन के बीच में प्लेन एंगल थीटा है। इन दोनों लाइन के बीच में प्लेन एंगल थीटा है। ये समझना, ये वाली लाइन कौन सी है? ये तो वाली लाइन है जो इस सेंटर को, इस स्फीयर के सेंटर को इस डिस्क के, मतलब ये जो एरिया हमने स्फीयर का काटा है, निकाला है, जो भी है, इसके एक पॉइंट से सेंटर पर हमने एक लाइन डाली, और ये जो हमने स्फीयर काटा है या जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर से लाइन डाली। तो ये थीटा आपको समझ में आ रहा है किस किस के बीच में एंगल है थीटा? तो इस थीटा और इस रो इस सॉलिड एंगल, यानी रो भी बोल सकते हैं इसको, इस थीटा और इस सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन क्या होगा ये देखना है। तो ये जो रिलेशन आता है बेसिकली थोड़ा सा इंटीग्रेट वगैरह करके आता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे आया। लेकिन ये रिलेशन क्या आया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन आता है रो बराबर है सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा, ये आता है रिलेशन 2 पाई 1 - कॉस थीटा। हाँ भाई, तो देखो ये निकला आपका किस किस के बीच में रिलेशन निकला। ये बस समझ में आया कि यहाँ तक का हमने इतना एरिया ले लिया है, तो ये एंगल अगर थीटा है, भाई टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, लेकिन बात इतने की हो रही है केवल आधे एंगल की, केवल ये आधा एंगल थीटा है ये वाला। तो इस ओमेगा और थीटा के बीच में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 - कॉस थीटा। अब ये कैसे आता है? तो ये कैसे आया होगा सोचो। ये ऐसे आया होगा डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है ओमेगा सॉलिड एंगल की? एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया कितने पार्ट का, ये जो मैंने डैश 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 करके ये जो पार्ट बनाया है, इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसके एरिया को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। देखो कुछ ऐसे, तो सपोज ये वो कटा हुआ पार्ट है जिसका हमें एरिया निकालना है,
जो ये रेड कलर से मैंने उसमें बना रखा है, दिस इज द दैट पार्ट जिसका हमें एरिया निकालना है। एरिया निकल जाएगा, उसको डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर देंगे तो ये वो पता लग जाएगा सॉलिड एंगल। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे अल्फा पे जाके एक डी अल्फा एंगल का यहाँ पे एक ऐसे अल्फा पे जाके एक डी अल्फा एंगल का हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया। जो एलिमेंट बना वो क्या एलिमेंट बना, एक रिंग एलिमेंट बना। ठीक है, इस रिंग की जो विड्थ होगी, रेड क्यों हो रहा है, इस रिंग की यहाँ पे जो विड्थ होगी वो होगी आर डी थीटा। ये वाली जो विड्थ होगी रिंग की वो होगी आर डी थीटा। ठीक है, तो इस रिंग का एरिया मैं लिख सकता हूँ। इस रिंग को मैंने काट के ऐसे अलग से दिखा दिया, जिसकी रेडियस तो हो गई ये, इसका मतलब रेडियस क्या हो गई, ये जो रिंग बनेगी यहाँ पे उस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगी रेडियस। तो अगर ये आर है, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा। तो रिंग जो एलिमेंट आया वो एलिमेंट मैंने काट के साइड में अलग रख लिया। इसकी रेडियस है आर साइन अल्फा और इसकी थिकनेस है आर डी अल्फा, क्योंकि ये डी अल्फा का कोण सबटेंड कर रहा है तो यहाँ पे आप डी अल्फा लिख सकते हो। इसकी थिकनेस हो गई आर डी अल्फा। ठीक है, इसका एरिया लिखना है मुझे, पतली सी रिंग का एरिया लिखना है तो लिखूं 2 पाई आर इंटू डी आर मतलब थिकनेस। तो 2 पाई आर साइन अल्फा, ये तो हो गई इसकी ये इसका सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है, आर डी अल्फा। तो ये एक एलिमेंट का हमें एरिया मिल गया। अब इस एलिमेंट को हमें इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम 0 से थीटा। ये वो थीटा है जो मैंने वहां माना है, थीटा ओवरऑल ये पूरा। तो हमने बेसिकली एलिमेंट यहाँ जाके लिया, ऐसे अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक छोटी सी रिंग बानी, उस छोटी सी रिंग का एरिया लिखा और उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम जीरो से थीटा। कहाँ से कहा था कि इंटीग्रेट कर दिया, फ्रॉम 0 से थीटा। ये 0 से थीटा इंटीग्रेट कर दिया तो कितना आ गया एरिया, ये एरिया आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब अगर यहाँ से ओमेगा फाइन करना है, सॉलिड एंगल फाइन करना है, तो एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आ जाता है। ये रिलेशन बड़ा ही काम का है, यहाँ पे भी काम आ रहा है, फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है फ्लक्स वगैरह निकालने के। तो ये रिलेशन बहुत ही काम का है। ठीक है, चलो तो एक साथ में एक इस बात का भी जवाब दे दो कि पूरे स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा फॉर कंप्लीट स्फेयर। पूरे कंप्लीट स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा, कैसे निकालें? दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कंप्लीट स्फेयर के लिए तो कंप्लीट स्फेयर का एरिया, कंप्लीट स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट स्फेयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना आया है 4 पाई। अच्छा, ये आपने कभी सोचा है कि 4 पाई आर स्क्वायर, आपने ये एरिया याद कर रखा है, स्फेयर का एरिया आपने याद कर रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्फेयर 4। कभी सोचा कैसे निकला होगा, इसका डेरिवेशन क्या है? तो ये देखो, ये है डेरिवेशन। ये मैंने स्फेयर के एक छोटे से पार्ट का निकाला है, जितना जब एंगल थीटा है। अगर मैं पूरे इसके लिए निकालना चाहूँ, किसके लिए, पूरे स्फेयर के लिए, पूरे स्फेयर के लिए निकालना चाहूँ, राइट, पूरे स्फेयर के लिए निकालना चाहूँ, तो मैं थीटा की वैल्यू कितना रख दूंगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दूंगा। सॉरी, हाँ, थीटा अगर मैं पूरा इसमें मैं पूरा वो कवर करना चाहता हूँ, क्या कवर करना चाहता हूँ, एक पूरा स्फेयर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो अभी कितना स्फेयर बन रहा है, केवल इतना स्फेयर बन रहा है, ये वाला पार्ट जो मैंने काट के लग किया। मैं इसको अगर पूरा स्फेयर बनाना चाहता हूँ तो कितनी लिमिट रखूँ इसमें, बताओ। ठीक है ना, तो इसमें हम पाई वाई लिमिट डाल के 4 पाई पर एरिया प्रूव कर सकते हैं। खैर उसमें नहीं जाते हम सब, पर ये आना चाहिए अपन को कि फॉर कंप्लीट स्फीयर सॉलिड एंगल हो गया 4 पाई, और पाई और 2 पाई, पाई और थीटा के बीच में रिलेशन हो गया ये। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे थे सॉलिड एंगल, हम पढ़ रहे थे सॉलिड एंगल कि सैटेलाइट कितना ब्रॉडकास्टिंग एरिया निकालने के लिए, राइट। तो हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है ऊपर जो उड़ रही है, ये ऊपर सैटेलाइट है, ये जो उड़ रही है, यहाँ से जो सिग्नल आए हैं अर्थ में कितने से इतने तक गए हैं, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डला है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये रीजन हमें एरिया निकालना है। अब जल्दी से आप निकाल के बताओ ये एरिया कितना होगा। आपको क्या क्या पता है वो मैं बता देता हूँ, रुको। तो आपको इसमें पता है
आपको ये एंगल पता है ये वाला एंगल पता है आपको थीटा, और ऑब्वियस ये तो पता है ही कि ये है रेडियस ऑफ अर्थ। एच हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एच हाइट। ठीक है, ये एच हाइट पता है, मतलब अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट कितना ऊपर है वो पता है हमें, एच। अर्थ की रेडियस पता है। अच्छा, ये जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई बाहर की किसी पॉइंट से स्फीयर पे अगर टेंजेंट डालते हो तो बेसिकली ये 90 डिग्री हो गया ना। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं। बताइए, अब आपको ये एरिया फाइंड करना है जिसको मैंने रेड कलर से इस तरीके से मार्क किया है। फाइंड द एरिया। ये थीटा आपको पता है, अगर ये थीटा आपको पता है, ये एरिया निकालो आर ई एच और थीटा के टर्म में सॉलिड एंगल का यूज करके। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ सैटेलाइट। तो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ब्रॉडकास्टिंग एरिया निकालना चाहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये कोई भी सैटेलाइट, एक रैंडम हम तो डेरिवेशन कर लेंगे, बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हम निकाल सकते हैं। सपोज कोई सैटेलाइट है सरफेस से एच हाइट ऊपर, अब इसका हम ये एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस थीटा से। व्हाट शुड बी द एंगल थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है एच और आर ई के टर्म में, तो क्या निकाल सकते हैं क्या? फिर उसका यूज करेंगे हम सॉलिड एंगल निकालने में, फिर सॉलिड एंगल का यूज करेंगे हम एरिया निकालने में। तो ये प्रोसेस रहने वाली है। तो सबसे पहले ये थीटा हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर, बताइए, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट, ये बेस हो गया, क्या हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं? सॉलिड एंगल मतलब यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा ये वाला, यहाँ पे ये जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा, ये सॉलिड एंगल हम निकाल सकते हैं। पाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से सॉलिड एंगल हुआ 2 पाई 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, राइट। तो जरा सॉल्व करो इसको, कितना आ गया है सॉल्व होके, आर ई माइनस आर ई से आर ई कट गया, तो ये आ गया ओमेगा बराबर 2 पाई एच डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। ये सॉलिड एंगल आ गया, राइट। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस जो कि एक्सपोज्ड है इस सैटेलाइट की वजह से। तो ये सॉलिड एंगल हमें आ गया, पता लग गया। तो हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लगा के, सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया बराबर हो जाएगा ओमेगा इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये एरिया निकल के आएगा 2 पाई एच आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। समझ गए? देखो कितने आसानी से सॉलिड एंगल का यूज करके हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। क्लियर? तो अब यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, एरिया ब्रॉडकास्टिंग एरिया का फॉर्मूला 2 पाई एच आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। चलिए, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पाथ ऑफ अ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब अलग अलग स्पीड से हम प्रोजेक्ट करेंगे, एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड उसका पाथ क्या रहेगा, पाथ का शेप क्या रहेगा, कब तो सर्कुलर रहेगा, कब इलिप्टिकल रहेगा, राइट। वो सब हम देखेंगे इसमें। ओके, पाथ ऑफ अ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन।
तो यहाँ पे ये अर्थ है और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है। इसकी अलग अलग वेलोसिटी के हिसाब से हम इसका पाथ बताएंगे कि इसका पाथ कैसे होगा। तो वेलोसिटी कौन कौन सी हो सकती है, पहले वो समझने वाली बात है। तो मेनली देखो, दो वेलोसिटी हम जानते हैं, एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि आई थी अंडर रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r। यहाँ पे g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द प्लैनेट, तो उसको me लिख देता हूँ, और ये है ro ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस। और फिर दूसरी वेलोसिटी थी एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की सरफेस से अगर हम किसी को फेंकना चाहें, किसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री कराना चाहें अर्थ के, तो उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकना होता है, और वो होती है √2gme अपॉन re। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटीज हम देने वाले हैं वो इसके बराबर, इससे कम या इससे ज्यादा, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी फेंकेंगे तो क्या होगा, ऑर्बिटल के बराबर फेंकेंगे तो क्या होगा, ऑर्बिटल से ज्यादा फेंकेंगे तो क्या होगा, फिर एस्केप से कम फेंकेंगे तो क्या होगा, एस्केप के बराबर फेंकेंगे तो क्या होगा, और एस्केप से ज्यादा फेंकेंगे तो क्या होगा। इस तरीके से हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी मान लो इस तरीके से v है। अब ये v अलग अलग है, तो अलग अलग केस के वाइज इसको हम डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, और एक एक का मैं पाथ आपको बताते जाऊंगा। राइट, चलिए, तो फर्स्ट केस क्या है, देखो हम यहाँ पे एक सैटेलाइट जिसकी डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से स्मॉल r है, अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस है, इफ v इज लेस देन vo, v नॉट, vo ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है, तो क्या होगा। देखो डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको डॉटेड पाथ दिखाई दे रहा है, ये उसी का एग्जाम्पल है कि जब इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कम है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल से भी कम है। तो क्या करेगा, वो इस तरीके का इलिप्टिकल पाथ लेता हुआ और अर्थ में टकरा जाएगा, इलिप्टिकल पाथ लेता हुआ आएगा और अर्थ से टकरा जाएगा, मतलब एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप ये हो जाएगा, और इसका पाथ इलिप्टिकल पाथ होगा। अब जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम वेलोसिटी है तो वो ऑर्बिट में भी नहीं घूम पाएगा, राइट, और वो ऐसे अर्थ पे आके टकरा जाएगा। तो ये वाला केस हो जाएगा व्हेन v इज लेस देन v नॉट, और पाथ आपको दिख ही रखा है, एलिप्स बना रहा है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। तो v is less than v naught, then satellite will move in a elliptical path and strike the earth surface। ठीक है, नेक्स्ट केस है, if v is equal to v naught, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी vo के बराबर है, तो हमने ये जब प्रूफ किया था, डराइव किया था ये vo, तब हमने उसको कैसा माना था कि अर्थ के चारों तरफ ये जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसका मतलब जब हमने इस v को vo के बराबर रखेंगे तो ये इस पाथ में रोटेट, इस पाथ में घूमेगा। ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलर पाथ है, ये ऑर्बिटल पाथ में इस तरीके से घूमेगा। तो व्हेन v बराबर vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑर्बिट वेलोसिटी के बराबर हमने दी, तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सेकंड केस हो गया कि v बराबर vo है, देन सैटेलाइट विल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, अब नेक्स्ट कैसे कि अगर वेलोसिटी जिससे हमने प्रोजेक्ट किया है वो ऑर्बिटल से तो बड़ी है बट एस्केप से छोटी है, मतलब पार्टिकल है जो जो भी सैटेलाइट है जो अर्थ जिसको हमने वेलोसिटी v दी है, वो एस्केप तो नहीं कर पाएगी क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है, लेकिन जो ऑर्बिट है इस बार वो ऑर्बिट इलिप्टिकल हो जाएगा, जैसे ये वाला केस। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो बड़ी है, किससे, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, बट एस्केप से कम है, राइट। तो उस केस में इसको ये वाला पाथ ऐसे करके और ऐसे घूमना पड़ेगा, इलिप्टिकल पाथ इसमें बनेगा। ठीक है, ये थर्ड केस हो गया। तो फोर्थ केस कौन सा है, थर्ड तो हो गया ना कि ऑर्बिटल से ज्यादा एस्केप से कम, तो इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा, और जो सेंटर ऑफ अर्थ विल बी इट्स नियरर फोकस, जो अर्थ का सेंटर है उसका नियरर फोकस पे आ जाएगा। खैर,
अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो तो पार्टिकल इस तरीके से अर्थ से एस्केप कर जाएगा और चला जाएगा कहीं पे भी। अब वो अर्थ के नहीं घूमेगा, मतलब अर्थ के चक्कर नहीं काटेगा, वो कहीं निकल जाएगा, तो वो चले जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर। और ये जो बाहर जाने का इसका पाथ होगा, इसका बाहर जाने का पाथ होगा, वो पैराबोलिक एस्केप कर जाएगा। ये पैराबोलिक एस्केप कर जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस, अगर v ज्यादा हो एस्केप वेलोसिटी से, तो एस्केप तो अभी भी करेगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, बट इस बार इसका जो पाथ होगा वो हाइपरबॉलिक होगा। इस तरीके से, ये इस तरीके से ये पाथ होंगे अलग अलग वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक। तो इस तरीके से हमने पाथ भी पढ़ लिया इसका कि कैसे कैसे पाथ होगा सैटेलाइट का अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये ब्रॉडकास्टिंग रेंज हो गई, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो बस इतना ही होता है ग्रेविटेशन में हमारे कोर्स में, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि किसी प्लैनेट का जो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है अर्थ सन के अबाउट, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ये होता है। यहाँ पे स्मॉल m प्लैनेट का मास है, कैपिटल M सन का मास है, A एंड B स्मॉल मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो आप इसको याद भी रख सकते हो एज अ रिजल्ट, है ना, और इसको प्रूव भी करना है आपको, करो। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। तो आप किसी भी मोमेंट पर, किसी भी जगह पर, मतलब जो प्लैनेट है वो ऐसे मूव कर रहा है, आप किसी भी पॉइंट पर, जब प्लैनेट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जो आपको सूटेबल हो, उस पॉइंट पर उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। वो हर पॉइंट पर सेम ही आने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि वो कांस्टेंट होता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी पॉइंट के लिए आप उसे प्रूव कर लो, ये आएगा, आपको करना है, ठीक। तो करो, चलो। एंगुलर मोमेंटम होता है, जब जैसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखाना है ऑफ द प्लैनेट, तो प्लैनेट का मास, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पर वेलोसिटी, एंड उस पॉइंट की सन से डिस्टेंस r, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट। मास ऑफ द प्लैनेट और उसकी वेलोसिटी, अब जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है तो ये डिस्टेंस r लिखनी पड़ेगी। वो आपकी इच्छा है वेलोसिटी आप कहाँ की लिखते हो, पेरी जी की लिखते हो, एपू जी की लिखते हो, यहाँ की वेलोसिटी v1 मान लो, यहाँ की v2 मान लो। v1 v2 में रिलेशन निकल जाएगा क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम कंजर्व होता है, तो एक इक्वेशन आ जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दो इक्वेशन आ जाएगी, फिर ये भी निकल जाएगा। अब तो मैंने बता दिया, अब तो कर दो।